ठीक है, तो गोइंग कंसर्न हमारा क्या है? गोइंग कंसर्न हमारा है कि हमारे को फंडामेंटल अकाउंटिंग असम्पशंस, गोइंग कंसर्न क्या होती है? हमारी फंडामेंटल अकाउंटिंग असम्पशन होती है, एक असम्पशन लेके चलते हैं कि हम लोग क्या रहेंगे, हमारी कंटिन्यूटी मेंटेन रहेगी, फोर्सिबल फ्यूचर है हमारा, हम बहुत आगे तक देख रहे हैं अपने आप को, हमारी कंपनी कभी बंद नहीं होने वाली है, मतलब हम लोग उस बेसिस पे क्या करते हैं, एक असम्पशन लेके चलते हैं। ये हमारा गोइंग कंसर्न है, इसके अंदर सिर्फ हम इंपॉर्टेंट पढ़ेंगे, ठीक है? ज्यादा नहीं पढ़ेंगे। गोइंग कंसर्न हमारी क्या रहती है? अप्रोप्रिएट कब होती है? जब हमारे एसेट ज्यादा होंगे लाइबिलिटी से, मतलब अगर हमारे को अपना बिजनेस डिस्चार्ज भी करना पड़ा तो हमारी लाइबिलिटीज हमेशा कम होनी चाहिए एसेट से ज्यादा पैसा आएगा, कम लाइबिलिटी को पे करना है, एक अच्छे तरीके से हम उसको क्या कर सकते हैं, पे आउट कर सकते हैं। तो ये हमारे लिए क्या होती है? गोइंग कंसर्न होती है। उसके बाद हमारा रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर असेसमेंट ऑफ द एंटिटीज एबिलिटी टू कंटिन्यू एज अ गोइंग कंसर्न। अब रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी होती है असेसमेंट करने की, कि भाई हम लोग गोइंग कंसर्न है भी है या नहीं है? बिल्कुल मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। ऑडिटर मैनेजमेंट से पूछे क्या आपने असेसमेंट करी थी अपनी अपनी किसकी असेसमेंट ऑफ द गोइंग कंसर्न आपने करा या नहीं करा? वो कहते हैं बिल्कुल सर हमने करके देखा है और वो बिल्कुल सही लग रहा है, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं लग रही, हमारा सब कुछ बढ़िया धंधा चल रहा है, हम लोग बढ़िया प्रॉफिट कमा रहे हैं, हमारी अच्छी एंटिटी चल रही है, हमारी कोई प्रॉब्लम नहीं लग रही है। ठीक है जी। द फॉलोइंग फैक्टर्स दैट, पहला क्वेश्चन क्या पे आता है यहाँ पे? ये वाला क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहते हैं? द फॉलोइंग फैक्टर्स आर रेलेवेंट टू द जजमेंट। आपको फॉलोइंग फैक्टर्स आपने कौन से लिए, रेलेवेंट कौन से थे जजमेंट करने के लिए? तो मैंने यहाँ पे नीचे जो आंसर लिखा हुआ है वहीं से पढ़ लेंगे, ज्यादा अंदर जाने की जरूरत नहीं है। फैक्टर्स कौन कौन से हमारे की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हमारे जो भी है वो एज पर एएफआरएफ प्रॉपर तरीके से मेंटेन होनी चाहिए, बिल्कुल है या नहीं है? दूसरा, उसके अंदर फैक्टर्स में क्या डिग्री ऑफ अनसर्टेनिटी, की डिग्री ऑफ अनसर्टेनिटी वगैरह को आपने ध्यान से चेक करा? अगर आपने चेक करा तो भी आप बता पाओगे। दूसरा, इन्फॉर्मेशन अवेलेबल, जितनी भी आपने इन्फॉर्मेशन वगैरह अवेलेबल होनी चाहिए सब्सिक्वेंट इवेंट से रिलेटेड, उसके बेसिस पे आप अपनी चेक करोगे अपने किसको, अपनी एबिलिटी को, क्या गोइंग कंसर्न हो या नहीं हो। और साइज एंड कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द एंटिटी, की साइज एंड कॉम्प्लेक्सिटी क्या है एंटिटी की, और उसके ऊपर आपने एंड द एक्सटर्नल फैक्टर्स, और आपके एक्सटर्नल फैक्टर्स के ऊपर भी आप क्या करते हो, डिसाइड करते हो। तो बेसिकली क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, 4 नंबर में आएगा ही आएगा। ठीक है, द फॉलोइंग फैक्टर्स आर रेलेवेंट टू द जजमेंट। अब आपने जो जजमेंट बनाई कि हाँ भाई हम लोग गोइंग कंसर्न है, वो जजमेंट के लिए कौन कौन से फैक्टर होते हैं जिनके बेसिस पे आपको जजमेंट लेनी होती है? पहला, डिग्री ऑफ अनसर्टेनिटी एसोसिएटेड विद द आउटकम ऑफ एन इवेंट, कि डिग्री ऑफ अनसर्टेनिटी क्या है? ठीक है ना, कि आपको ऐसा कुछ लग रहा है कि कोई ऐसी चीज है यार जिसकी अनसर्टेनिटी है कि हम लोग बंद भी हो सकते हैं, आपने क्या ऐसे सारे एरियाज को चेक कर लिया या नहीं करा? ठीक है, और इवेंट और कंडीशन इंक्रीजेस सिग्निफिकेंटली द फर्दर इनटू द फ्यूचर एंड इवेंट और कंडीशन ऑफ द आउटकम अकर्स। तो बेसिकली कोई भी कंटिंजेंट अगर आपकी कोई लाइबिलिटी मान लो पड़ी है, कोई भी बहुत बड़ा केस है कंपनी के ऊपर, तो आपने क्या वो सारा कुछ देख लिया है, डिग्री ऑफ अनसर्टेनिटी चेक कर ली है? अगर उसके बावजूद भी आपको लगता है तो बहुत अच्छी बात है। सेकंड, द साइज एंड कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द एंटिटी, के साइज एंड कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ एंटिटी को देख के, एक्सटर्नल फैक्टर्स को देख के जो आपको अफेक्ट कर रहे हैं, उसके बेसिस पे आपने जजमेंट लिया है ना कि हाँ भाई हम लोग चल सकते हैं। मतलब चलने के लिए आपने ऐसे तो नहीं बोल दिया हाँ यार चल जाएंगे, उसको चलने के लिए आपको कुछ फैक्टर का ध्यान रखना पड़ता है, जैसे कि जितनी भी अनसर्टिनिटीज है क्या आपने उसको काउंट कर लिया? कर लिया, बहुत बढ़िया। फिर साइज एंड कॉम्प्लेक्सिटी को, एक्सटर्नल फैक्टर्स को काउंट कर लिया? कर लिया, बहुत बढ़िया। फिर कोई भी अगर कोई जजमेंट वगैरह, कोई भी सब्सिक्वेंट इवेंट जो रिजल्ट कर सकते हैं, कोई आउटकम के अंदर जो आपको लगता है अफेक्ट कर सकते हैं, क्या आपने उसको देख लिया? हाँ देख लिया। उसके अंदर कोई भी एक्सटर्नल फैक्टर्स वगैरह अपने ऊपर वाले सेकंड पॉइंट में कवर हो गया था। इन सारे फैक्टर्स को ध्यान में रखने के बाद आप बोलते हो क्या कि हाँ भाई हम लोग गोइंग कंसर्न है। अगर आप फिर भी बोलते हो तो हम मान लेंगे आप लोग गोइंग कंसर्न हो। अगर आपको कोई भी डिग्री ऑफ अनसर्टेनिटी परेशान नहीं कर रही, गुड। कोई भी आपको सबसे एक्सटर्नल फैक्टर परेशान नहीं कर रहे, गुड। साइज एंड कॉम्प्लेक्सिटी आपको कोई फर्क नहीं पड़ रहा, गुड। और कोई भी सब्सिक्वेंट इवेंट आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता, देन आप बोल सकते हो कि आप कंसिस्टेंट हो, आपकी गोइंग कंसर्न की एबिलिटी बहुत सही है। तो ये फैक्टर्स आपको याद करने ही करने हैं, याद हो जाएंगे। डिग्री ऑफ अनसर्टेनिटी, दूसरे नंबर पे कोई भी सब्सिक्वेंट इवेंट की इंफॉर्मेशन ऐसी हो, तीसरे नंबर पे साइज एंड कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द एंटिटी और उसके एक्सटर्नल फैक्टर्स। बस 3 पॉइंट्स है मेन, आप मुझे 4 पॉइंट में ब्रेक कर सकते हो। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 1 हो गया, इंपॉर्टेंट है, याद करना है, नहीं भूलना है। ठीक है, मैं यहाँ पे इंपॉर्टेंट मार्क करते हुए जाता हूँ, स्टार्स। चलो मार्क करते रहो प्लीज। रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द ऑडिटर, कुछ भी रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑडिटर में आपको याद नहीं रखना है, सिंपल सी बात है, उसका काम है सफिशिएंट एंड एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस का लेने का, कि कोई भी मटेरियल अनसर्टेनिटी अराइज करती है जिसकी वजह से कोई फोरकास्ट हो रहा हो, डाउट अराइज हो रहा हो कि जो एंटिटी की कि क्या वो गोइंग कंसर्न है या नहीं है। बस यही वाला हमारा काम होता है, यही मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है देखने की कि अगर मटेरियल अनसर्टेनिटी है तो मुझे ध्यान में रखना है, अगर नहीं है तो बहुत बढ़िया। ऐसे 200 इसके अंदर लगता है, बिल्कुल क्यों लगता है? क्योंकि इसके अंदर कुछ इनहेरेंट लिमिटेशंस होती हैं ऑडिट की, जिसको हम कभी भी अवॉइड नहीं कर सकते। मतलब कुछ हो सकता है जो हमें ना मिले, और ऐसा क्योंकि डिटेक्शन रिस्क आता है, मैं पढ़ा था डिटेक्शन रिस्क, मतलब हो सकता है मैं कुछ डिटेक्ट ना कर पाऊं और वो गोइंग कंसर्न से रिलेटेड हो, तो मैं उसमें कुछ नहीं कर पाऊंगा। इनहेरेंट लिमिटेशंस कुछ ऐसी हैं, तो जो है तो वो रहेंगी। पर मुझे क्या ध्यान रखना है? मुझे इस चीज को करते हुए अच्छे तरीके से प्रोफेशनल स्केप्टिज्म को ध्यान में रखते हुए काम करना है, कि भाई मुझे मिस ना हो जाए, कि मुझे सारे फैक्टर मुझे चेक करने की मैनेजमेंट में कोई भी डाउट वगैरह तो नहीं आ रहा। तो ऑब्जेक्टिव वगैरह इंपॉर्टेंट नहीं है, ऑब्जेक्टिव आप छोड़ सकते हैं। फिर उसके बाद क्या आता है हमारा? रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर एंड रिलेटेड एक्टिविटीज। हमारा क्या है? रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर्स एंड रिलेटेड एक्टिविटीज। तो रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर में क्या है? मैंने आपको हमेशा बताया था कि 500 के अंदर जो भी स्टैंडर्ड होते थे, कहानी कहां से शुरू होती है? 315 की। भाई मैं जब परफॉर्म करने निकला, मैं जब गड्डी लेके निकला,
315 के अंदर रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर लगाने, तो मैं जब गाड़ी लेके निकला था आरएबी करने के लिए, उस टाइम पे ऑर्डर क्या करके चलता है, कंसीडर करके चलता है, ध्यान में रखता है वेदर इवेंट्स और कंडीशन एग्जिस्ट करती हैं जो सिग्निफिकेंट डाउट ले आए किसके ऊपर, एंटिटी की एबिलिटी एज अ गोइंग कंसर्न के ऊपर या नहीं हो, उसके ऊपर इंक्वायरी करेगा, पूछने की ट्राई करेगा, कुछ ना कुछ ऐसा पूछेगा जिसके ऊपर उसे समझ आए कोई डाउट वगैरह तो नहीं हो रहा, कोई बड़े बड़े क्लेम्स तो नहीं आ रहे कंपनी के ऊपर, ऐसा कुछ तो नहीं हो रहा जो लगता है मुझे कि हाँ भाई इस तरफ लेके जा रहा है, तो मुझे वो चीज को क्या करना है, मुझे उस चीज को 315 के टाइम पे ही दिमाग में रख के चलना पड़ेगा। ठीक है, कि एंटिटी गोइंग कंसर्न है या नहीं है, तो मुझे क्या करनी है, यहाँ पे वर्ड देखो मैंने मार्क कर रखा है, ऑलरेडी परफॉर्म्ड अ प्रीलिमिनरी असेसमेंट ऑफ द एंटिटी। तो मैं प्रीलिमिनरी असेसमेंट कब करता हूँ, रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर के टाइम पे प्रीलिमिनरी असेसमेंट करके देख लेता हूँ वेदर मैनेजमेंट हैज ऑलरेडी परफॉर्म, की मैनेजमेंट ने परफॉर्म कर लिया ना प्रीलिमिनरी असेसमेंट की, हाँ भाई हम लोग गोइंग कंसर्न है या नहीं है, ये मैं चेक कर लेता हूँ। एंड इफ सच असेसमेंट हैज बीन परफॉर्म, अगर उन्होंने परफॉर्म कर लिया है, और डिस्कस करेगा असेसमेंट विद द मैनेजमेंट से, डिटरमाइन करेगा कि हाँ भाई कुछ आपको निकल के आया, कोई आइडेंटिफाइड इवेंट ऐसा निकल के आया जो मेरे को आपको बताना चाहिए, जिसको आपको लग रहा है डर, तो बता दो, कोई कंडीशन ऐसी है जिसकी वजह से आपको लगता है गोइंग कंसर्न नहीं रहेगा, तो बता दो, इंडिविजुअली कलेक्टिवली कुछ भी ऐसा है जो डाउट अराइज कर रहा है, कोई फ्रॉड लग रहा हो, सस्पेक्टेबल फ्रॉड लग रहा हो, कुछ भी लग रहा है तो बता दो। अगर मैनेजमेंट बोलती है मैंने असेसमेंट करा, तो मैं उसे क्वेश्चन पूछूंगा, डिस्कस करूंगा। अगर मैनेजमेंट बोलते हैं नहीं भाई हमने कोई परफॉर्मेंस वगैरह नहीं करी, तो फिर आपको क्या करना पड़ेगा, डिस्कस विद द मैनेजमेंट द बेसिस फॉर द इंटेंडेड यूज ऑफ द गोइंग कंसर्न बेसिस ऑफ द अकाउंटिंग। इंक्वायर करूंगा मैनेजमेंट से कि भाई बताओ, फिर आप कोई ना कोई इवेंट ढूंढ के बताओ, अगर आपने असेसमेंट नहीं करी है तो असेसमेंट आप मुझे करके दीजिए। ठीक है, फिर उनसे क्या कराता हूं, मैं उनसे असेसमेंट करवाने को बोलूंगा, इंक्वायरी ऑफ द मैनेजमेंट वेदर इवेंट्स और कंडीशन एग्जिस्ट, फिर मेरे सवाल शुरू हो जाएंगे, क्या कोई सब्सिक्वेंट इवेंट आपको लगता है हो रहा है या नहीं हो रहा, कोई ऐसी चीज है जो आपको आउट करती है, कोई भी डाउट वगैरह है, तो वो सब कुछ पहले मैं ऊपर क्या कर रहा हूँ, क्योंकि उन्होंने कर लिया था तो डिस्कस कर रहा हूँ। अब मैं नहीं कर रहा हूँ, जो मैंने सिर्फ सवाल पूछ रहा हूँ डिस्कस कर रहा हूँ सिर्फ, लेकिन नीचे वाले केस में उन्होंने नहीं करा है, तो फिर मैं उनसे क्वेश्चन फॉर्म में क्वेश्चन पूछूंगा और आंसर्स लूंगा, उसके बेसिस पे डिसाइड करूंगा हाँ भाई सिग्निफिकेंट डाउट को राइज करता है या नहीं करता। द ऑडिटर रिमेन अलर्ट, तो मैंने बता दिया था पहले, ऐसे दोस्तों के अंदर उसे प्रोफेशनल स्केप्टिज्म को मेंटेन करके चलना पड़ेगा, बहुत क्रिटिकल मैटर है असेसमेंट करना गोइंग कंसर्न की। ठीक है, लोगों का पूरा पूरा क्या आता रहता है, इसके ऊपर डिपेंडेंसी रहती है कि भाई अगले साल कंपनी रहेगी ना, पैसा लगाए ना कंपनी के अंदर, तो इसलिए आपको बताना पड़ेगा हाँ भाई कंपनी अगले साल टिकेगी, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो इसलिए तो अब तक का इंपॉर्टेंट था, कुछ भी ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं था, सिर्फ एक फैक्टर्स को लेकर। देखो मैं क्वेश्चन बहुत अच्छे से बता के चल रहा हूं, अभी भी अगर आप क्वेश्चन ये वाले जानने के बाद भी आंसर गलत लिख के आओगे, या ये आंसर आप छोड़ के आओगे, आपको याद नहीं आया, इसका मतलब फिर अब हमारे पास प्रॉब्लम है, फिर हमने नहीं करा ठीक से। ठीक है, एक क्वेश्चन पढ़ना है सिर्फ वही फैक्टर्स, उसके अंदर सिर्फ वो 3 पॉइंट्स और कुछ नहीं। अब आते हैं आगे, ये आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है जो मैं बताना था, ये वाला इसके लिए मुझे पढ़ाना था सिर्फ कि एग्जाम्पल और इवेंट्स दैट मेक अ सिग्निफिकेंट डाउट ऑन द एंटिटीज एबिलिटी। भाई वो क्वेश्चन के अंदर आपको कुछ भी घुमा फिरा के पूछ सकते हैं, मैंने क्वेश्चन दिया था टेस्ट के अंदर भी, उसके अंदर 4-5 पॉइंट थे ऐसे जो बता रहे थे वो इस इवेंट और कंडीशन से निकल के आ रहे थे, जिसके अंदर पता चल रहा था कि हाँ भाई गोइंग कंसर्न की बात कर रहा है, गोइंग कंसर्न पे डाउट है। ठीक है, कोल वाला क्वेश्चन था जिसके अंदर उनके था कि उनको बैन लगा दिया, ये कर दिया, वो कर दिया, वो सारे क्वेश्चन क्या बता रहे थे, यही तो बता रहे थे, यहीं से तो पॉइंट्स उठाए, तो कहां से उठाता है क्वेश्चन, यहां से लाता है। तो इसके अंदर क्या है, काफी कौन कौन से इवेंट हो सकते हैं, फाइनेंशियल इवेंट्स हो सकते हैं और कंडीशन हो सकती है, दूसरा ऑपरेटिंग इवेंट और कंडीशन हो सकती है, और तीसरा अदर इवेंट और कंडीशन हो सकती है। फॉर श्योर पेपर के अंदर आपको 4 नंबर का एग्जांपल पूछा जा सकता है, एमसीक्यू पूछा जा सकता है, कुछ भी आ सकता है इसके अंदर से, तो आपको अच्छे से 3 से 4 5 पॉइंट इसके याद करके जाने चाहिए। ठीक है, बहुत सिंपल है, कुछ ऐसा नहीं, खुद ही बना सकते हो। तो क्या कह रहा है कि अब आप मुझे बता दो कौन से एग्जाम्पल्स या इवेंट्स और कंडीशन है जो सिग्निफिकेंट डाउट कर सकते, जो मैं क्वेश्चन पूछता हूँ मैनेजमेंट से, कोई भी इवेंट मिला, आइडेंटिफाइड इवेंट, कोई भी कंडीशन है, वो कौन सा पूछता हूँ, ये पूछता हूँ, मतलब क्या बता मुझे, तू मुझे बता क्या नेट लाइबिलिटी और नेट करंट लाइबिलिटी की पोजीशन तेरे को लगता है भाई तेरी नेट लाइबिलिटी ज्यादा हो रही है एसेट से, तो मुझे बताना क्यों हो रही है, तभी तो देखो कंडीशन आ रही है या नहीं आ रही है। ठीक है, फिर उसके बाद फाइनेंशियल सपोर्ट, अब विड्रॉल ऑफ द फाइनेंशियल सपोर्ट बाय द क्रिएटर, क्रिएटर ने फाइनेंशियल सपोर्ट हटा लिया है, अब क्रिएटर्स फाइनेंशियल सपोर्ट नहीं दे रहे हैं भाई हमारे को, अगर ऐसा है तो प्रॉब्लम है, क्या हो रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है, नेगेटिव ऑपरेटिंग कैश फ्लोज नेगेटिव में जा रहे हैं, कैश हमारे को नेगेटिव ज्यादा दिख रहा है, एडवर्स की फाइनेंशियल रेशियोज, डेट इक्विटी रेशियो मेरी नेगेटिव हो रही है, इक्विटी कम डेट बढ़ रहा है, क्यों बढ़ रहा है, उसके अलावा मेरे सब्सटेंशियल ऑपरेटिंग लॉसेस बहुत ज्यादा हो रहे हैं मेरे। ठीक है, उसके अलावा इनएबिलिटी टू पे क्रेडिटर्स, आप वो क्या नहीं कर पा रहे हो, क्रेडिटर्स को पे नहीं कर पा रहे हो, या फिर लोन एग्रीमेंट के अंदर आप पे नहीं कर पा रहे हो, आपको टर्म्स चेंज करानी पड़ी, आपने 12 महीने मतलब 1 साल के लिए लोन लिया था बहुत खुशी से, अब आपको एक्सटेंड कराना पड़ रहा है क्योंकि आपको लगता है आप इतनी ईएमआई नहीं पे कर पाओगे, ऐसा क्यों हो रहा है, पहले आप क्रेडिट पे 3-3 महीने माल देते थे, अब आप कैश ऑन डिलीवरी कैश पे आ गए हो, ऐसा क्यों हो रहा है भाई, क्या प्रॉब्लम आ गई है। फिर उसके बाद आपने कोई न्यू प्रोडक्ट्स वगैरह करा है जिसके अंदर आपको कोई फाइनेंसिंग वगैरह नहीं मिली है, मतलब आपके ऊपर से बैंक ने सपोर्ट हटा लिया है, ऐसे इवेंट्स कौन से होते हैं, हमारे फाइनेंशियल इंडिकेटर्स होते हैं जो क्लियरली सामने आके बता रहे हैं, रेड लाइट जला रहे हैं भाई ये कंपनी बंद होने की कगार पे है, इस कंपनी पे कुछ इवेंट्स ऐसे हैं जो कंपनी को बंद कर सकते हैं। तो मैं यही क्वेश्चन, मेरे यही इवेंट्स और यही कंडीशंस के बारे में मैं मैनेजमेंट से पूछता हूँ, इस सारे को ध्यान में रखते हुए असेसमेंट करके मुझे बता कि इन एरिया में से कोई भी एरिया ऐसा है जो मुझे पता होना चाहिए, या तो बोलता है इनमें से कोई एरिया ऐसा नहीं है जो हमारे को अफेक्ट कर रहा है, बस यही क्वेश्चन है।
ठीक है, पूरे के पूरे 570 में यही क्वेश्चन है। इन एरिया में से कोई भी एरिया असेस करके मुझे बता दे जो तेरे को लगता है, हाँ सर हमारे ना क्रेडिटर्स पीछे हट रहे हैं, हमारा बैंक पीछे हट रहा है, सर हम पेमेंट नहीं कर पाएंगे, ऐसा कुछ भी एरिया है तो मेरे सामने निकाल के ले आ। अब तू बोले मैंने असेसमेंट नहीं करी है तो मैं इन सबके ऊपर तेरे से क्वेश्चन पूछूंगा, तू बोलेगा मैंने असेसमेंट करी है तो मैं तेरे से डिस्कस कर लूंगा। बस यही कहानी है। ठीक है, तो ये वाले कौन से वाले कहानी है, ये मेरे फाइनेंशियल इंडिकेटर्स हैं। तीन पांच चार पांच पॉइंट याद रखने में प्रॉब्लम नहीं आएगी। नेगेटिव कैश फ्लोज बोल लो, नेगेटिव एडवर्स रेशियोज बोल लो, उसके बाद क्रेडिटर्स को बोल लो कि क्रेडिटर्स को आप इनेबल पे नहीं कर पा रहे हो, बैंकिंग ने सपोर्ट हटा लिया है, लोन एग्रीमेंट्स के वो टर्म्स चेंज करानी पड़ी, क्रेडिट से निकल के आप कैश में आ गए हो। ठीक है, तो इन सारे पॉइंट्स आपके क्या बन जाएंगे, 4 से 5 पॉइंट आराम से बन जाएंगे। ये तो आते हैं हमारे फाइनेंशियल वाले जो पैसे से जुड़े हैं। अब आते हैं मेरे कौन से वाले, ऑपरेटिंग वाले, मेरे ऑपरेशन से जो जुड़े हैं। ऑपरेशन से जुड़ने का मतलब क्या है, मेरे की मैनेजमेंट पर्सनल चले गए, मेरे इतने बढ़िया बंदे मैंने रख रखे थे जो सारा काम संभालते थे, लॉस ऑफ की मैनेजमेंट पर्सनल विदाउट रिप्लेसमेंट, कोई रिप्लेसमेंट नहीं आ रही है, मेरे बढ़िया लोग कंपनी छोड़ के जा रहे हैं तो कुछ ना कुछ तो गलत हो रहा होगा। लेबर डिफिकल्टीज आ रही है, स्ट्राइक्स हो रही है तो कुछ ना कुछ डिफिकल्ट हो रहा होगा। मेरी मेजर मार्केट लॉस हो गई, मेरी फ्रेंचाइजी चलेगी, मेरा लाइसेंस चला गया, मेरे सप्लायर्स चले गए बढ़िया वाले, कुछ ना कुछ तो गड़बड़ हो रही है। उसके अलावा मैनेजमेंट की इंटेंशन लग रही है क्या, लिक्विडेट करने की, तो ये भी ऑपरेशन बंद करने की मैनेजमेंट की इंटेंशन लग रही है, ये भी कंडीशन है। और कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि मेरे इंपॉर्टेंट सप्लायर्स की शॉर्टेज हो रही है, और या फिर मेरी मार्केट में इतना बढ़िया कंपटीटर आके खड़ा हो गया कि उसने मेरा धंधा ही चौपट कर दिया है। ये सारे क्या है, मेरे ऑपरेटिंग इवेंट्स और कंडीशंस हैं, जिसकी वजह से आपको समझ आ जाएगा कि भाई ये धंधा बंद होने वाला है। कौन कौन सा, मैनेजमेंट कह रही है कि भाई हम लिक्विडेट करने, मैनेजमेंट की बातों से लग रहा है कि लिक्विडेट करने को हो रहे हैं, पहले नंबर पे। दूसरे नंबर पे सारे के सारे अच्छे वाले बंदे छोड़ते जाते लग रहे हैं, सारे सप्लायर छोड़ते जाते लग रहे हैं, मार्केट ही चली गई है, कंपटीटर आगे खड़ा हो गया है, लेबर स्ट्राइक पे बैठी है। ये सारे इंडिकेटर्स आपको क्या बोल रहे हैं कि भाई धंधा बंद होने वाला है। ये मैनेजमेंट से पूछा जाता है क्या ये सब आप मुझे बताओगे या मैं आपसे पूछूं, मैनेजमेंट कहते हैं सर हमने कर ली है ना असेसमेंट, आप डिस्कस करिए, आप मेरे से डिस्कस करिए, क्वेश्चन मत पूछिए, डिस्कस करिए। डिस्कस तो मैनेजमेंट सेफ है, क्वेश्चन पे पूछूंगा तो सब पूछ लूंगा, मैनेजमेंट को हर चीज का आंसर देना पड़ेगा फिर, इसलिए मैनेजमेंट डिस्कस करने को बोलती है, खुद असेस करके मुझे बताती है। अदर इवेंट्स और कंडीशंस, अदर इवेंट्स और कंडीशन में क्या आता है, कुछ भी ऐसा जो आउट ऑफ द कंट्रोल है मैनेजमेंट के, मतलब कोई भी नॉन कंप्लायंस अगर आपने कर दिया, कोई स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट का, कोई रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट का, कोई लिक्विडिटी रिक्वायरमेंट का, कोई नॉन कंप्लायंस आपने करा है तो अदर इवेंट्स है, मतलब आप बंद हो सकते हो। या फिर कोई भी पेंडिंग लिटिगेशन और क्लेम्स आपके ऊपर पड़ा हुआ है, पेंडिंग लीगल और रेगुलेटरी प्रोसीडिंग आपके ऊपर पड़ी हुई है, जिसका आपको लग रहा है क्या कि नेगेटिव इंपैक्ट ही करने वाला है, इसकी वजह से हमें हमारा धंधा चला जाएगा, तो वो भी। और तीसरा कोई चेंज वगैरह हो गया, लॉ रेगुलेशन के अंदर चेंज हो गया जिसने आपको एडवर्सली इफेक्ट कर दिया, कोई आप ऐसा काम कर रहे थे, प्लास्टिक की कंपनी थी आपकी, प्लास्टिक बनाते थे, प्लास्टिक बैन हो गई, तो चेंजेस इन द लॉ रेगुलेशन और द गवर्नमेंट पॉलिसी। और उसके बाद लास्ट में क्या है आपका, कोई भी ऐसी कोई चीज हुई, कोई भी ट्रेजेडी वगैरह हो गई, कोई भी कैटास्ट्रॉफ हो गया जिसकी वजह से आपका कोई भी अर्थक्वेक वगैरह हो गया जो आपके कंट्रोल में नहीं था, ये अदर इवेंट्स और कंडीशन है, और वो आपका सारा का सारा इन्वेंट्री ले गया, पूरा का पूरा गोडाउन खत्म कर गया आपका, तो आप कुछ नहीं कर पाओगे, आपके पास क्या नहीं है, आगे बढ़ने के लिए पैसा ही नहीं है, धंधा भी नहीं है। तो ये सारे काम क्या है, ये सारे इवेंट्स और कंडीशंस हैं जो मैनेजमेंट को असेस करने होते हैं और उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी में आते हैं। अगर मैनेजमेंट असेस नहीं करता है तो फिर मेरे 3 सवाल उठते हैं, क्या मैनेजमेंट की गोइंग कंसर्न एप्रोप्रिएट है, इनएप्रोप्रिएट है, या मैनेजमेंट ने असेसमेंट करी ही नहीं है। ये वो वाला चार्ट है जो मैं 700 के अंदर चार्ट बना हुआ है, 70 में 570 के नीचे जाओगे तो चार्ट बना हुआ है, वेदर गोइंग कंसर्न इज इनएप्रोप्रिएट, वेदर गोइंग कंसर्न इज एप्रोप्रिएट, और वेदर मैनेजमेंट हैज नॉट डन एनी गोइंग कंसर्न असेसमेंट। ये 3 एरियाज होते हैं। अगर इनएप्रोप्रिएट है तो एडवर्स ओपिनियन दीजिए, बाहर आ जाइए। अगर एप्रोप्रिएट है तो अनमॉडिफाइड या मॉडिफाइड जो भी आपको देना है, क्वालिफाइड वगैरह देके बाहर आ जाइए। अगर उन्होंने असेसमेंट नहीं कराई है तो आपको देखना पड़ेगा क्या असेसमेंट करवानी जरूरी थी, अगर जरूरी थी तो आपको 705 में लेके जाना पड़ेगा और काम करवाना पड़ेगा। नीचे आएगा, पढ़ लेंगे। बट ये वाला केस इतना ही होता है, यहाँ पे वैसे 570 खत्म हो जाता है, अगर मैं आपको सच बताऊं तो इससे ज्यादा है नहीं 570। ठीक है, यहाँ पे कुछ नहीं है। हाँ, तो एक बड़ी बात क्या याद रखने वाली है कि इवैल्यूएट, जब हम इवैल्यूएट करते हैं कि सर मैनेजमेंट बोल रही है कि हमने सर असेसमेंट करी, आप इवैल्यूएट कर लीजिए। अगर मैं इवैल्यूएट करता हूं तो मैं इवैल्यूएट में क्या करता हूं, अगर मैं बोलता हूं कि हाँ भाई मैंने इवैल्यूएट करी है मैनेजमेंट की असेसमेंट अबाउट द गोइंग कंसर्न, मैं इंक्लूड द इवैल्यूएशन ऑफ प्रोसेस में उनका प्रोसेस देखता हूं कि आपने क्या प्रोसेस मैनेजमेंट ने फॉलो करा, क्या एजम्पशंस ली, और उन्होंने किस बेसिस पे बोला कि हाँ हम लोग क्या है फोर्सिबल फ्यूचर देख रहे हैं, उसके अंदर मैनेजमेंट का क्या प्लान फॉर द फ्यूचर एक्शन है, मैनेजमेंट ने अपने आगे के लिए क्या सोच रखा है, मैनेजमेंट किस विजन पे किस मिशन पे चल रही है, एंड वेदर मैनेजमेंट प्लान्स आर फीजिबल, और क्या वो मैनेजमेंट ने अपनी औकात में रख के सोचे या औकात से बाहर सोच लिए। अगर औकात से बाहर सोच लिए तो मुझे प्रॉब्लम होगी, तो मैं नहीं मानूंगा। लेकिन अगर औकात के अंदर सोचे हैं तो फिर वो क्या नहीं होगा, वो फिर भी डेफिनेटली वो क्या नहीं देगा, प्रॉब्लम देगा। तो इसलिए मैनेजमेंट की असेसमेंट मुझे देखनी पड़ेगी, उससे क्या देखता हूं मैनेजमेंट का प्रोसेस क्या है, उनके assumptions क्या है, प्लान्स फॉर द फ्यूचर एक्शन एंड प्लान्स फॉर द फीजिबल, कि वो फीजिबल भी है या नहीं है। तो ये मुझे क्या करना होता है, सिर्फ इवेल्युएट करना होता है। ठीक है, और वो कवर क्या करता है, एमसीक्यू के अंदर ध्यान रखना, लेस देन 12 मंथ नहीं होता, मिनिमम 12 मंथ आपके पीरियड को आपको ध्यान में रखते हुए चलना पड़ेगा जब आप कोई कंसर्न की बात करते हो, फॉर अ पीरियड ऑफ एटलीस्ट 12 मंथ फ्रॉम द डेट। ठीक है ना, एटलीस्ट 12 महीने आगे की आप कहानी बताओगे, आपको फिर भी लग रहा है कि हाँ आप लोग तैयार हो, तो बहुत बढ़िया।
चलिए, फिर आता है एक अच्छा-सा, बहुत अच्छा और एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। अभी हमने क्या पढ़े? मेनली 2 क्वेश्चन पढ़े हमने। पहला वाला क्वेश्चन ऊपर फैक्टर्स, दूसरा वाला क्वेश्चन इम्पोर्टेंट मैंने जो पढ़े और हमारे फाइनेंशियल इंडिकेटर्स, ऑपरेटिंग इंडिकेटर्स और मेरे अदर इंडिकेटर्स। बस अब तक मेरे ये 2 क्वेश्चन थे, उसके अलावा मैंने अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा है। यहाँ मैं लिख देता हूँ क्वेश्चन नंबर 2। 2 क्वेश्चन सिर्फ, ठीक है? ये आपको मैं वो मार्क करके दे रहा हूँ जो आपने लास्ट के डेढ़ दिन से पढ़ने हैं और अपनी रिवीजन में सिर्फ पढ़ना है। बाकी सब कुछ मैं आपका कवर करके दे रहा हूँ और एमसीक्यू के लिए हमने एक 12 महीने का पॉइंट पढ़ा, बस इसके अलावा कुछ नहीं पढ़ा। चलिए, अब इसके बाद क्या आता है? अब इसके बाद आता है एडिशनल ऑडिट प्रोसीजर्स व्हेन इवेंट्स और कंडीशंस आर आइडेंटिफाइड। सर अब पहले वाली बात है, जो हमने पहले वाले तो हमने क्या देखे थे, सिर्फ फैक्टर्स देखे थे। किन फैक्टर्स के बेसिस पे मैनेजमेंट क्या करते हैं, डिसाइड करती है। अब वो तो देख लिए। अब मैनेजमेंट ने अब इवेंट्स और कंडीशंस आइडेंटिफाइड हो भी गई हैं। अब मुझे क्या एडिशनल ऑडिट प्रोसीजर लगाना पड़ेगा, मतलब क्योंकि रिस्पांसिबिलिटी मैनेजमेंट की थी। अगर मुझे उसको चेक करना है कि हाँ भाई, वो इवेंट और कंडीशन कितने ज्यादा प्रॉब्लम सिचुएशन खड़ी कर सकते हैं या उनकी वजह से कितने गोइंग कंसर्न पे इम्पैक्ट आ सकता है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, कहीं ना कहीं मुझे वो इवेंट और कंडीशन आइडेंटिफाई करने के लिए एडिशनल ऑडिट प्रोसीजर्स लगा के देखने पड़ेंगे। अब वो एडिशनल ऑडिट प्रोसीजर्स क्या है? क्वेश्चन के अंदर आपके पास वर्ड आएगा एडिशनल ऑडिट प्रोसीजर्स फॉर गोइंग कंसर्न, तभी ये आंसर लिखना है, वरना ये आंसर नहीं लिखना है। ठीक है? एडिशनल ऑडिट प्रोसीजर के अलावा पूछेंगे तो आपने बिल्कुल भी नहीं लिख के आना है। चलिए, अब कहानी क्या आती है सर, अगर किसी ना किसी सिचुएशन के अंदर आपको लगता है क्या मटेरियल अनसर्टेनिटी एग्जिस्ट करती है, जिसकी वजह से क्या है, सिग्निफिकेंट डाउट अराइज करता है किसके ऊपर, मैनेजमेंट के गोइंग कंसर्न के ऊपर। अब आप क्या करेंगे, आप क्या करेंगे, परफॉर्म करेंगे एडिशनल ऑडिट प्रोसीजर्स इंक्लूडिंग कंसिडरेशन ऑफ द मिटिगेटिंग फैक्टर्स। क्या, क्योंकि मैनेजमेंट ऐसा नहीं है कि मैनेजमेंट में डाउट वगैरह राइज करेगा तो मैनेजमेंट हाथ जोड़ के बैठ जाएगी कि हाँ यार डाउट आ रहा है, ऑडिटर देख लेगा। नहीं, मैनेजमेंट कुछ ना कुछ मिटिगेटिंग फैक्टर्स उसके बारे में डेफिनेटली कर रही होगी, लगा रही होगी, उसे ठीक करने की कोशिश कर रही होगी। तो आपको उनको ध्यान में रखते हुए, कंसीडर करते हुए क्या करना पड़ेगा, अपनी चेकिंग करनी पड़ेगी, मतलब अपने प्रोसीजर लगाने पड़ेंगे। ऐसा नहीं है मैनेजमेंट कुछ नहीं कर रहा होगा, मैनेजमेंट डेफिनेटली मिटिगेटिंग फैक्टर्स के ऊपर ध्यान दे रहा होगा, उसे कम करने की ट्राई कर रहा होगा, उसे बाहर निकलने की ट्राई कर रहा होगा। तो उसको ध्यान में रखते हुए क्या लगाइए, दीज प्रोसीजर शैल इंक्लूड। प्रोसीजर क्या करेंगे, वेदर मैनेजमेंट हैज नॉट येट परफॉर्म्ड एन असेसमेंट ऑफ द एंटिटीज एबिलिटी टू कंटिन्यू द गोइंग कंसर्न, रिक्वेस्टिंग मैनेजमेंट टू मेक एन असेसमेंट। और क्या करेंगे, आप मैनेजमेंट से बोलेंगे क्या भाई मैनेजमेंट आपने परफॉर्म करी है असेसमेंट या नहीं करी है? अगर नहीं करी है तो पहले असेसमेंट कर लो, ठीक है? क्योंकि उसके बाद ही मैं आगे बढ़ पाऊंगा। फिर इवैल्यूएटिंग मैनेजमेंट प्लान्स फॉर द फ्यूचर एक्शन, जो हमने ऊपर पढ़ा है सेम है, कोई ज्यादा मुश्किल पॉइंट नहीं है, बिल्कुल सिमिलर है, बस आपको सिर्फ याद रखना है फ्लो में। पहले मैनेजमेंट ने असेसमेंट करी या नहीं करी, नहीं करी, बहुत बढ़िया, आगे बढ़ जाओ। नहीं करी, बोलो करके आओ, कर ली, अब आओ के आगे चलते हैं। फ्लो चार्ट बनाओगे तो सिंपल बन जाएगा, यस नो यस, तो अभी आगे बढ़ जाओ, नहीं तो पहले करके आओ और फिर आगे बढ़ जाओ, यस पे पहुंच गए हम दोनों में। अब इवैल्यूएट करेंगे मैनेजमेंट का प्लान क्या फ्यूचर एक्शन का। अब इवैल्यूएशन की बारी आई है, मैनेजमेंट ने जो असेसमेंट करी, मेरा काम क्या होता है, इवैल्यूएट करने का। इवैल्यूएट में मैं क्या करता हूं, फ्यूचर एक्शन क्या है, आपने फ्यूचर एक्शन आपने क्या ध्यान में रखा है, क्या आउटकम आप क्या सोच रहे हो कि क्या आउटकम आएगी और वो फिजिबल होगी या नहीं होगी, जो ऊपर पॉइंट पड़े थे। पूरी की पूरी वैल्यूएशन यही बोलती है, प्लान्स फॉर फ्यूचर एक्शंस, याद रखना, प्लान्स फॉर फ्यूचर एक्शंस, और उसकी वजह से जो आउटकम आएगी वो इंप्रूव करेगी सिचुएशन को, ये नहीं करेगी, वरना क्या फायदा काम करने का अगर वो इंप्रूव नहीं कर रही है। और उसके बाद जो मैनेजमेंट के प्लान है वो फिजिबल है या नहीं है। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये यहाँ पे मार्क कर लो, इंपॉर्टेंट, आपको पॉइंट भूलना नहीं है। मेनली आपको यही चेक करना होता है एडिशनल ऑडिट प्रोसीजर के अंदर, ठीक है? ये कर लिया। अब वेदर द एंटिटी हैज प्रिपेयर्ड अ कैश फ्लो फोरकास्ट। अब ये वाला पॉइंट अलग से भी पेपर में बहुत बार आया है, ठीक है? कैश फ्लो फोरकास्ट के ऊपर आप क्या चेकिंग करते हो, अलग से पूछ लेता है। ये 2-3 पॉइंट्स ही, 2 पॉइंट्स के ऊपर 4 नंबर का पॉइंट क्वेश्चन दे देता है, बहुत बार आया, पहली बार नहीं बता रहा हूँ, ठीक है? तो वेदर द एंटिटी हैज प्रिपेयर्ड अ कैश फ्लो फोरकास्ट, क्या एंटिटी ने अपनी कैश फ्लो फोरकास्ट बनाई है एंड एनालिसिस करा उस फोरकास्ट का कि कौन से सिग्निफिकेंट फैक्टर है जिसकी वजह से हमारे कौन से इवेंट वगैरह हैं जिसकी वजह से हमारा पैसा मैक्सिमम बाहर जा रहा है, जिसकी वजह से हमारा आउटकम ज्यादा हो रहा है, इनफ्लो ज्यादा नहीं हो रहा, वो चेक करा है। तो पहले प्रिपेयर क्या करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है, मार्क कर लो अच्छे से, लिखना है आपको, प्रिपेयर अ कैश फ्लो फोरकास्ट। आपको कैश फ्लो फोरकास्ट क्या करनी पड़ेगी, प्रिपेयर करनी पड़ेगी एंटिटी को, एंड एनालिसिस ऑफ द फोरकास्ट इज अ सिग्निफिकेंट फैक्टर, और फिर उसके बाद उसको क्या करना पड़ेगा, एनालिसिस करना पड़ेगा, इवैल्यूएटिंग द रिलायबिलिटी ऑफ द अंडरलाइंग डेटा जनरेटेड टू प्रिपेयर द फोरकास्ट। अब ऑडिटर क्या करेगा, ऑडिटर का काम है इवैल्यूएट करना, क्या कि आपने जो फोरकास्ट बना के मुझे दी है, क्योंकि किसने बनानी दी, एंटिटी ने। अब जो आपने मुझे बना के दी है कि आपने अंडरलाइंग डेटा क्या लिया, किस बेसिस पे आपने फोरकास्ट जनरेट करी जो प्रिपेयर करके दी है। पहले तो उसकी रिलायबिलिटी पे मुझे डाउट होगा, मैं उसकी रिलायबिलिटी चेक करूंगा कि आपने सही अंडरलाइन डेटा लिया फोरकास्ट बनाने के लिए या नहीं लिया, पहले नंबर पे। और दूसरे नंबर पे क्या आपने एडिक्वेट असम्पशंस ली हैं या नहीं ली हैं। आपने जो असम्पशंस ली हैं उसके ऊपर आपको प्रॉपर सपोर्ट है ना, बेसिस है ना उसके पास आपका, जिस बेसिस पे आपने असम्पशन लेके वो फोरकास्ट बनाई है। अगर ये दोनों एरियाज मुझे सही मिल जाएंगे तो मैं क्या बता पाऊंगा कि हाँ भाई आपका सिग्निफिकेंट चलने वाले हो आगे जाके, या सिग्निफिकेंट आपको नहीं चलने वाले हो। तो ये वाला काम मैं कब कर पाता हूँ, जब मुझको सामने मेरे पिक्चर आ जाएगी। तो पहले नंबर
पे आप मैनेजमेंट से इवैल्यूएशन करवाइए अगर उन्होंने इवैल्यूएशन नहीं करी है। दूसरे नंबर पे अगर उन्होंने इवैल्यूएशन करके आपको दे दी है तो आपका काम होगा उसे चेक करने का। चेक करने के अंदर आपको देखना पड़ेगा क्या प्लान फॉर फ्यूचर एक्शन 1 उसकी वजह से इंप्रूवमेंट क्या आ रही है, आउटकम से इंप्रूवमेंट क्या आ रही है 2 और तीसरे नंबर पे क्या वो फिजिबल प्लान है भी है या नहीं है। ये 3 पॉइंट मत भूल जाना, मैं आपको बार-बार बोल रहा हूँ, भूलोगे पेपर के अंदर। पहले नंबर पे प्लान्स फॉर फ्यूचर एक्शन, दूसरे नंबर पे जो उसकी आउटकम आ रही है उसकी वजह से कोई इंप्रूवमेंट हो रही है या नहीं हो रही है, तीसरे नंबर पे क्या वो फिजिबल है मैनेजमेंट का प्लान या नहीं है। ये 3 पॉइंट आपको बाय हार्ट याद रखने, लिख लेना इसको, जो मैंने पॉइंट पॉइंट बताए हैं। और उसके बाद जब आपने ये देख लिया, असेसमेंट होके आपको मिल गई है, नाउ द नेक्स्ट पॉइंट कम्स इनटू पिक्चर। वो क्या है, क्या आप एंटिटी ने कैश फ्लो स्टेटमेंट को प्रिपेयर किया, फोरकास्ट को प्रिपेयर किया या नहीं किया, और किया तो उनका एनालिसिस मैं करूंगा। एनालिसिस करने के लिए मेरे पास 2 क्वेश्चन है। पहले नंबर पे अंडरलाइन डेटा की रिलायबिलिटी क्या है, अगर वो सही है या नहीं है। और दूसरे नंबर पे अगर आपने assumptions ली तो वो assumptions एडिक्वेट सपोर्ट मांगती है, उसके पास आपके पास है ना कि वो assumption किस बेसिस पे ली है। हाँ सर, हमारे पास हमने बेसिस रखा हुआ है। बहुत बढ़िया, अगर आपने ये 2 काम करके दे दिए, आई एम हैप्पी, मैं आगे बढ़ जाऊंगा। दीज 2 पॉइंट्स आर इंपॉर्टेंट। ये मेन आपको एक आंसर बनाता है बी और सी पॉइंट। पहले वाले में तो असेसमेंट करवाइए, नहीं करी तो करवा दी तो बहुत बढ़िया, नहीं करी तो करवा के आइए। फिर उसके बाद सेकंड पॉइंट, फिर उसके बाद थर्ड पॉइंट, और लास्ट क्या है, कंसीडरिंग वेदर एनी एडिशनल फैक्ट और इन्फॉर्मेशन हैव बिकम अवेलेबल। कोई भी एडिशनल फैक्ट याद आ गया, एडिशनल फैक्ट जो हमने पढ़ा था 560 के अंदर, कोई भी फैक्ट वगैरह आ रहा है जिसकी वजह से आपको लगता है कुछ भी बदल सकता है, मेरी असेसमेंट बदल सकती है, अगर कोई भी ऐसा फैक्ट है तो मैनेजमेंट से पूछ लो, भाई कोई भी एडिशनल फैक्ट इन्फॉर्मेशन है जो मेरे पास अवेलेबल होनी चाहिए थी तो ले आओ मेरे पास, अगर नहीं है तो बाद में मत लेके आना, फिर प्रॉब्लम आएगी। और वो करने के बाद आप क्या लेते हो, लास्ट में आप रिक्वेस्ट करते हो रिटन रिप्रेजेंटेशन फ्रॉम द मैनेजमेंट, क्या वेयर एप्रोप्रिएट दोस आर गिवन रिगार्डिंग द प्लान्स फॉर द फ्यूचर एक्शन एंड द फिजिबिलिटी ऑफ दोस प्लान्स। क्या बोलते हो, रिटन रिप्रेजेंटेशन में लिख के दे दो कि आपने जो मेरे को प्लान दिए फ्यूचर एक्शन का, आप यही करने वाले हो और उसकी फिजिबिलिटी भी आपने चेक कर ली है कि हाँ भाई हम लोग ये कर सकते हैं। अगर आप मुझे इतना लिख के दे दोगे तो फिर मैं खुश खुशी क्या कर जाऊंगा, आगे बढ़ जाऊंगा। ये मेरा क्या था, एडिशनल ऑडिट प्रोसीजर था। किस केस के अंदर, जब मुझे इवेंट और कंडीशंस मिलती हैं, जो इवेंट और कंडीशंस आर आइडेंटिफाइड, जब मुझे इवेंट और कंडीशंस आइडेंटिफाइड होती हैं तो मेरा काम होगा उसे चेक करने का। अब ये नहीं कह रहा है कि सिग्निफिकेंट डाउट अराइज कर रहा है, बोल रहा है सिर्फ और सिर्फ आपको इवेंट और कंडीशंस नजर आई है, कौन सी वाली, ऊपर वाले जो एरियाज हमने पढ़े, फाइनेंशियल इंडिकेटर्स, ये इंडिकेटर्स, वो इंडिकेटर, वो इवेंट और कंडीशन थी ना, वो कहीं ना कहीं नजर आ रही हैं। जरूरी नहीं है उसकी वजह से पक्का पक्का इंपैक्ट पड़ रहा होगा और आप सिग्निफिकेंट आपके ऊपर अराइज हो ही रही होगी, पक्का पक्का नहीं चलने वाले, ऐसा नहीं होता। नेगेटिव कैश फ्लोज होते हैं, ठीक हो जाते हैं, ठीक है, एडवर्स रेशियोज होती है, सही हो जाती हैं, ऐसा नहीं है कि उसका धंधा बंद ही हो जाता है। पॉइंट कह रहा है अगर आपके पास हो गया, अब आपका काम क्या बनता है, आपको चेक तो करना पड़ेगा। अब चेकिंग से नहीं भाग सकते क्योंकि इवेंट और कंडीशन मिल गई तो चेक करिए, वो यही बताया कि अब चेक कैसे करेंगे। असेसमेंट नहीं करिए तो असेसमेंट करा लीजिए, कर ली है तो उनको इवेल्युएट कर लीजिए। इवेल्युएट के अंदर 3 पॉइंट थे, इवेल्युएट करने के बाद कैश फ्लो का फोरकास्ट चेक कर लीजिए, फोरकास्ट चेक करने के लिए डेटा चेक कर लीजिए, अंडरलाइंग और assumptions देख लीजिए, वो देखने के बाद आप देख लीजिए कोई एडिशनल फैक्ट वगैरह नहीं होना चाहिए। ये वाला पॉइंट मैंने मार्क नहीं करा, मार्क कर देता हूं, एडिशनल फैक्ट और इन्फॉर्मेशन, और उसके बाद आप रिटर्न रिप्रेजेंटेशन पे आ जाइए और उनसे रिटर्न रिप्रेजेंटेशन अपने फ्यूचर प्लान्स को लेके ले लीजिए। ये वाला काम आप करेंगे, जो भी आपको मिली होगी। अब इसके बाद आप डिसाइड कर पाएंगे क्या कि वो जो ऊपर इवेंट और कंडीशन थी, क्या वो एक्चुअली में सिग्निफिकेंट डाउट कराइज कर भी रही थी या नहीं। यार बढ़िया फोरकास्ट लग रहा है, assumptions बढ़िया है, सही तो नहीं है, बेसिस बढ़िया है, रिटर्न रिप्रेजेंटेशन में बता रहे हैं, प्लान फॉर द फ्यूचर बिल्कुल सही है, मिटिगेटिंग फैक्टर अराइज करते हैं, वो सही कर देगी मैनेजमेंट उसको, एडवर्स रेशियो को, सब कुछ तो बढ़िया लग रहा है। मैं क्यों रिपोर्ट में जाके कुछ बदलूंगा, मैं चलने दूंगा रिपोर्ट को ऐसे ही, मैनेजमेंट को चलने दूंगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, मैक्सिमम टू मैक्सिमम मैं क्वालिफाइड ओपिनियन दे सकता हूं, इसके अलावा आगे नहीं बढ़ूंगा ऐसे वाले केसेस के अंदर। ठीक है, यहां तक क्लियर है या नहीं है बता दो। अभी आप लोगों के 4 क्वेश्चन हुए हैं सिर्फ 570 के, 3 क्वेश्चन 560 में बताए मैंने, सिर्फ 3 क्वेश्चन। और अब मतलब 3 वो वाले जो मेन थे, उसके बाद 2 और बताए फैक्ट को लेके, चलो 5 क्वेश्चन बताए। और उसके बाद अब मैंने यहाँ पे अभी तक आपको 4 क्वेश्चन बताए हैं। अभी तक बता दो आप लोगों के ये 4 क्वेश्चन क्लियर है या नहीं है। हाँ जी भाई। यस सर। सबको क्लियर है, मेरे को ऐसा कोई बच्चा नहीं चाहिए जिसको नहीं हो रहा है। नहीं हो रहा है अभी पूछो। वी ऑल क्लियर विद 4 क्वेश्चंस और नॉट। सही है ना, हो रहा है ना याद, रिवीजन का फायदा हो रहा है या नहीं हो रहा है, देखो बता दो। नहीं हो रहा बंद कर देते हैं क्लास और पढ़ लो जाके। मैं टाइम वेस्ट में बिलीव नहीं करता हूं। आपको लग रहा है ये इफेक्टिव एफिशिएंट चल रही है, आपको काम कर रही है तो मुझे बताओ, लग रहा है सर नहीं कर रही है तो मुझे बताओ। याद हो रहा है साथ साथ यस सर। करेंगे याद, मतलब आज हो जाएगा ना जितना हम पढ़ने वाले हैं। ये बिल्कुल भी एक पॉइंट नहीं रहना चाहिए जो नहीं याद करो। मुश्किल से बता रहा हूँ, 30-35 क्वेश्चन से ऊपर भी नहीं पहुंचेंगे जितना आज पढ़ेंगे, उतना तो याद कर सकते हैं। यस सर। ठीक है, अभी भी इसमें कॉन्फिडेंस नहीं लग रहा मुस्कान मुझे तुम्हारे, कब आएगा। वेरी गुड, मुस्कान चीखती अच्छी लगती है। चलो, आई होप दिस इज गेटिंग बेटर विद यू और आप लोग समझ पा रहे होगे, तो मैं आगे बढ़ रहा हूँ इसी होप से।
फिर क्या कह रहा है वो, अब मेरा एक खोपड़ी वाला क्वेश्चन है, ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट इसलिए नहीं क्योंकि बहुत सारे पॉइंट्स हम इंपॉर्टेंट वाला पार्ट कवर कर चुके हैं। ये वो वाला क्वेश्चन है जो ट्रिकी बना सकता है पेपर को। अब देखो ट्रिकी किसी चैप्टर में से कोई एक आएगा। अब मैं जो इतने सारे आपके पास खोपड़ी मार्क कर रहा हूँ ना, वो सारे नहीं आएंगे पेपर के अंदर, समझ रहे हो? ये याद रखना कि पता चले सर खोपड़ी वाले याद नहीं हो रहे, तो सारे खोपड़ी वाले पेपर के अंदर नहीं आ सकते एक साथ। खोपड़ी वाले क्वेश्चंस में एक आधा क्वेश्चन आपको पेपर में देखने को मिलेगा, मैक्सिमम दो क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे, हद तो हद बता रहा हूँ, ठीक है? इसलिए प्लीज उसके ऊपर ज्यादा फोकस मत रखना कि सर उससे डर जाइए। ट्राई करिए उसको बस लर्न करने की, लास्ट दिन देख के जाने की। याद आ गया वेरी गुड, नहीं याद आया कोई बात नहीं, ज्यादा कुछ नहीं कर सकते। जो याद कर लेगा उसके लिए तो एडिशनल रहेगा ही रहेगा, उसके दो क्वेश्चन मिस नहीं होंगे। तो ये क्या कह रहा है, एग्जांपल ऑफ ऑडिट प्रोसीजर व्हेन इवेंट्स और कंडीशंस हैव बीन आइडेंटिफाइड दैट मे कास्ट सिग्निफिकेंट डाउट ऑन द एंटिटी एबिलिटी गोइंग ऑन द गोइंग कंसर्न। वो कह रहा है ऊपर आपने बता दिया आपने क्या एडिशनल प्रोसीजर लगाओगे जब इवेंट और कंडीशंस मिलेंगी। अब उसका कह रहा है कौन से एग्जांपल बता दीजिए ऑडिट प्रोसीजर के, एग्जाम्पल फॉर्मेट में बताइए मुझे। वो कह रहा है वो तो ऊपर आपने क्या लिख दिया, ऊपर आपने थ्योरी लिखी है, थ्योरी से नहीं मेरा लेना देना। अब मैं प्रैक्टिकल हो गया, ऑडिट बोल रहा है। वो कह रहा है एग्जाम्पल से समझाइए मुझे ऑडिट प्रोसीजर से, आप कौन सा ऑडिट प्रोसीजर कैसे चेक करेंगे जब आपको कोई इवेंट और कंडीशंस मिलती है जिसकी वजह से आपको सिग्निफिकेंट डाउट लग रहा है। तो मैंने कहा ठीक है जी, मैं वो भी बता देता हूँ। पहले नंबर पे मैंने क्या बताया, एनालाइजिंग एंड डिस्कसिंग द कैश फ्लो। पहले हमने ऊपर तो पढ़ा ही था कि कैश फ्लो वाला पॉइंट इंपॉर्टेंट होता है, तो मैं बोलूंगा भाई मैं एनालाइज करूंगा, डिस्कस करूंगा कैश फ्लो से कि मैनेजमेंट का कैश फ्लो कैसा है, प्रॉफिट कितना हुआ, अदर रेलिवेंट फोरकास्ट जो मैनेजमेंट ने करी है, मैं इन सबको डिस्कस करूंगा। ये मेरा क्या, मेरे ऑडिट प्रोसीजर ही है ये। ऑडिट प्रोसीजर को एग्जांपल फॉर्मेट में बता रहा हूँ, एग्जांपल में कैसे कैसे करूंगा, क्या क्या एरियाज में पढ़ूंगा, तो मैं वो बता रहा हूँ। तो पहले नंबर पे मैंने कैश फ्लो देखना होता है, बिल्कुल देखना होता है। प्रॉफिट उससे क्या आया, प्रॉफिट लॉस क्या हुआ, ये चेक करूंगा, सारे रेलेवेंट फोरकास्ट वगैरह चेक करूंगा, तो एनालाइज एंड डिस्कस करूंगा। फिर उसके बाद मैं एनालाइज एंड डिस्कस करूंगा क्या, क्योंकि उस टाइम तक मेरी क्या हो चुकी होगी, क्योंकि मैंने जो पूछा कि कोई इवेंट और कंडीशन है या नहीं, कोई फैक्टर तो बाद में होता है, तो मेरी लेटेस्ट इंटरिम फाइनेंशियल स्टेटमेंट मेरे पास अवेलेबल होगी, उसको चेक कर लूंगा, उससे मुझे आइडिया मिल जाएगा। फिर उसके बाद मैं रीडिंग करूंगा टर्म्स ऑफ द डिबेंचर्स एंड द लोन एग्रीमेंट, डिटरमाइन करूंगा वेदर हैव बीन ब्रीच्ड भाई, क्योंकि मुझे क्या करना है, मुझे देखना है किसकी वजह से सिग्निफिकेंट डाउट आ सकता है। अब कैश फ्लो के अंदर सब कुछ सही लग रहा होगा तो नहीं आएगा, तो इसलिए कैश फ्लो को देखना जरूरी है। लेटेस्ट इंटरिम फाइनेंशियल स्टेटमेंट में ऐसा आइडिया लग जाएगा कि हाँ यार अच्छी लग रही है फाइनेंशियल स्टेटमेंट, या यार ये तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट मुझे बंद होती भी लग रही है, इसके अंदर तो सब कुछ ही नीचे की तरफ जा रहा है पिछले साल से, तो उससे आइडिया लग जाएगा लेटेस्ट फाइनेंशियल स्टेटमेंट से। फिर उसके बाद कोई सारे के सारे जितने भी एग्रीमेंट हुए, लोन एग्रीमेंट, कोई डिबेंचर वगैरह, देखो कोई ब्रीच तो नहीं हो रहा, मैनेजमेंट पीछे तो नहीं हट रही किसी केस में, वहां से पता चल जाएगा। मिनट्स ऑफ द मीटिंग्स पढ़ूंगा, उसके अंदर मुझे फाइनेंशियल डिफिकल्टीज के बारे में बात करते हैं, ठीक है, मार्क कर लो। मिनट्स ऑफ द मीटिंग्स पढ़ूंगा, फाइनेंशियल डिफिकल्टीज के बारे में बात करते हैं उसके अंदर, तो देखो कहीं भी फाइनेंशियल डिफिकल्टीज के बारे में कोई बात वगैरह हुई है क्या, इंक्वायरी करूंगा किसे, लीगल काउंसिल से। लीगल काउंसिल से तो बात करके मुझे सब कुछ पता चल ही जाता है, मैनेजमेंट के ऊपर कितने तरह के खतरे मंडरा रहे हैं, मतलब सारे के सारे लिटिगेशंस के बारे में आइडिया ले लूंगा, ये भी मुझे सिग्निफिकेंट डाउट से बचा लेगा। फिर उसके बाद सारे नहीं पढ़ने, ठीक है, 5-6 पॉइंट याद रखने इन सब में से, जो भी आपको अच्छे लगते हैं वो याद कर लेना। फिर उसके बाद कहीं न कहीं क्या है, और सब्सिक्वेंट इवेंट ऑडिट प्रोसीजर परफॉर्म करूँगा, सब्सिक्वेंट इवेंट, क्योंकि सब्सिक्वेंट इवेंट ऐसे बहुत सारे हो सकते हैं जो ऐसा कुछ हो जाए, जैसे मान लो कोई अर्थक्वेक आ गया, सारा का सारा धंधा ही बंद हो गया, एकदम से एक पूरा का पूरा एरिया ऑफ द बिल्डिंग ही उड़ गई मैनेजमेंट की, तो वो वाली चीज़ हो जाएगी, तो वो भी मेरे लिए क्या इंपॉर्टेंट है। फिर अनफिल्ड कस्टमर ऑर्डर्स, कस्टमर ऑर्डर फिल ही नहीं हो रहे हैं, मैनेजमेंट के पास पूरा मैन्युफैक्चरिंग प्लांट काम ही नहीं कर रहा, फिल्ड ही नहीं कर पा रही ऑर्डर। फिर बोरिंग फैसिलिटीज के अंदर एडिक्वेसी वगैरह, उनकी टर्म्स वगैरह देखूंगा कि भाई बोरिंग फैसिलिटी सही चल रही है नहीं चल रही है, ठीक है। रेगुलेटरी एक्शंस, कोई रेगुलेटरी मेरे ऊपर एक्शन तो नहीं ले रहा, कोई केस लॉ तो नहीं लग रहा, कोई रेगुलेटरी मेरे ऊपर नॉन कंप्लायंस का वो तो नहीं लगा रही, तो मेरे को पेनल्टी वगैरह तो नहीं पड़ रही, ये देख लूंगा। प्लान डिस्पोजेबल ऑफ एसेट, डिस्पोजेबल ऑफ एसेट होना नॉर्मल चीज नहीं है, अगर मैनेजमेंट अपने एसेट बेच रहा है तो कुछ ना कुछ तो रीजन होना चाहिए उसके पीछे, तो अगर कोई प्लान डिस्पोजेबल ऑफ एसेट हो रहा है तो मेरे को उसकी भी एडिक्वेसी चेक करनी पड़ती है, क्या ये नॉर्मली किया जा रहा है या इसलिए किया जा रहा है क्योंकि धंधा बंद हो रहा है। तो ये सारे फैक्टर्स क्या है, ये मेरे एग्जांपल्स वाली फॉर्मेट में है प्रोसीजर, मतलब ये समझ लो आपको कह रहा है आप मुझे कुछ ऐसे इवेंट और कंडीशंस के एग्जांपल दीजिए जिससे आपको पता चलता हो सिग्निफिकेंट डाउट राइज हो रहा है। ऊपर कह रहा था इंडिकेटर्स, नीचे बोल रहा है एग्जांपल ऑफ ऑडिट प्रोसीजर, कंफ्यूज मत होना, गलत मत लिखाना, दोनों क्वेश्चन अलग अलग है। ये खोपड़ी मार्क करने का रीजन मुश्किल नहीं है, खोपड़ी मार्क करने का रीजन है कंफ्यूजन यहाँ पे, ठीक है। खोपड़ी का रीजन दिया है, ये खोपड़ी किस लिए यहाँ पे, कि कंफ्यूज करेगी आपको। ऊपर भी पूछा गया है इवेंट्स और कंडीशंस के बारे में कुछ एग्जांपल दीजिए, वो क्या है, इंडिकेटर्स है, क्वेश्चन में आपको देगा इंडिकेटर्स, यहाँ पे क्या कह रहा है, लिखेगा एग्जांपल ऑफ ऑडिट प्रोसीजर्स। आप क्या करेंगे, मतलब जब आप चेकिंग करने जा रहे हैं उस प्रोसीजर के बीच में आपके क्या प्रोसीजर होने चाहिए, तो मैं बोलूंगा देख भाई मैं एनालाइज करूंगा, डिस्कस करूंगा कैश फ्लो को पहले नंबर पे, कि इनफ्लो आउटफ्लो के बारे में, उसके बाद कोई प्रॉफिट की फिगर्स आ रही होंगी उसको चेक करूंगा, तीसरे नंबर पे लेटेस्ट फाइनेंशियल स्टेटमेंट को रीड करूंगा, चौथे नंबर पे जितने भी मैंने लोन एग्रीमेंट्स वगैरह करे हैं उसके अंदर कोई ब्रीच वगैरह तो नहीं हो चेक करूंगा, बोरिंग फैसिलिटीज की जितनी भी कंडीशंस थी उसको चेक करूंगा, उसके बाद मिनट्स ऑफ द मीटिंग पढ़ूंगा, उसके अंदर कोई भी सब्सिक्वेंट इन्फॉर्मेशन की, देखो मिनट्स ऑफ द मीटिंग में वो क्या मिल जाती है, सब्सिक्वेंट इवेंट भी मिल जाता है, हमने पढ़ा था पीछे जो तीसरा वाला पॉइंट था रीडिंग ऑफ द मिनट्स ऑफ मीटिंग, वहां से सब्सिक्वेंट इवेंट के बारे में कुछ पता चल गया तो उसको चेक करूंगा, अदरवाइज वहां से नहीं पता चला तो फाइनेंशियल डिफिकल्टीज के ऊपर जितनी भी मीटिंग के ऊपर कुछ भी निकला होगा वो चेक करूंगा, उसके बाद एक्सटर्नल लीगल
काउंसिल से जाऊंगा, बात करके देख लूंगा। कस्टमर ऑर्डर अगर फुलफिल नहीं हुए तब भी मैं तो पूछूंगा सवाल कि भाई क्यों नहीं हो रहे, और उसके बाद सब्सिक्वेंट इवेंट वाला पॉइंट तो मैंने एमएम के साथ ही कवर कर लिया, वो वहीं पे कवर कर लेना, आपको याद भी रहेगा। मिनट्स ऑफ द मीटिंग के साथ में क्या चलते हैं, सब्सिक्वेंट इवेंट चलते हैं, राइट। एक बोला पॉइंट है सब्सिक्वेंट इवेंट, और एक फाइनेंशियल डिफिकल्टीज है। ये दो पॉइंट आपको मिनट्स ऑफ द मीटिंग से पता चल जाते हैं। इंटरिम फाइनेंशियल रिपोर्ट भी है यहाँ पे, वो भी देखो सब्सिक्वेंट इवेंट के साथ जुड़ा हुआ है। कहाँ गया वो वाला भी, ये रहा, ये भी आपको कहाँ जुड़ा हुआ है, सब्सिक्वेंट इवेंट। यहाँ से भी आपको सब्सिक्वेंट इवेंट के बारे में पता चल जाता है। वहां पे भी हमने क्या पढ़ा था, रीडिंग द लेटेस्ट सब्सिक्वेंट फाइनेंशियल इंटरिम फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ये सारे आपको क्या बताते हैं, सब्सिक्वेंट इवेंट बताते हैं, राइट। तो ये हमारा क्या था, ये हमारा था क्वेश्चन नंबर 5। एग्जाम्पल ऑफ ऑडिट प्रोसीजर्स, ये वर्ड नहीं मिलेगा तो आंसर मत लिख के आना जब तक, अदरवाइज सारे इंडिकेटर्स वही हैं जो ऊपर वाले होंगे। इन केस आपको बोले एग्जाम्पल ऑफ ऑडिट प्रोसीजर्स फॉर द इवेंट्स एंड कंडीशंस, तभी आंसर लिख के आना है, वरना नहीं लिख के आना है। एज क्लियर एज दैट। कुछ भी क्वेश्चन में आता रहे, जब तक आपको ये वर्ड नहीं मिलेगा, मेरी बात याद रखना, आपने ये आंसर नहीं लिखना है, ऊपर वाले इंडिकेटर्स ही पूछेगा आपसे वो। टिल द टाइम आपको ये वाली फील ना आए तब तक आपने नहीं लिखना है। ये वर्ड क्लियरली मिलेगा तो लिख के आना, वरना मत लिख के आना। क्लियर है मेरी बात से कि नहीं सारे? यस सर। बढ़िया। यस सर। और इसके अंदर क्या कहता है, एडिक्वेसी ऑफ डिस्क्लोजर्स बोल रहा है। डिस्क्लोजर हमने पहले भी पढ़ा था कि अगर आपको लगता है कोई मटेरियल अनसर्टेनिटी एग्जिस्ट करती है कुछ इवेंट्स और कंडीशंस के ऊपर, तो बेटर है आप क्या कर लीजिए, उसे एडिक्वेटली डिस्क्लोज कर दीजिए। आप बता दीजिए सामने तो सामने कि हाँ भाई ये वाले मुझे मैटर्स लग रहे हैं, इसकी वजह से मुझे लग रहा है हमारी कोई कंसर्न एग्जिस्ट नहीं करने वाली है। अगर आप सामने से डिस्क्लोजर देते हैं तो और मेरा डिसीजन अनमॉडिफाइड बनता है और आपने डिस्क्लोजर दिया होगा तो बच जाओगे। मैं मुर्ग पैराग्राफ में जाके दिखा दूंगा इसको, 705 में नहीं लेके जाऊंगा। लेकिन अगर आपने इसको डिस्क्लोजर नहीं दिया, छुपाया, और आपको पता था कि हाँ भाई हमारी डिस्क्लोजर नहीं बन रही है, तो फिर डेफिनेटली आपको मुझे 705 में लेके जाना पड़ेगा। 700 में ये वाला पॉइंट हमने कवर किया था, याद भी होगा, नहीं होगा तो 700 में कवर हो जाएगा। कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, यहां से भी कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है। बस उसके बाद हमारा ये वाला चार्ट आ गया, वही वाली कहानी, गोइंग कंसर्न अब हमारी अप्रोप्रिएट है या नहीं है। ये वाला हमारी चार्ट हम कहां से कवर कर लेंगे, हमारा चार्ट वहां से कवर कर लेंगे। यहीं से कवर करने का, यहीं से कवर कर लेते हैं चाहे तो, मुझे आज भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्या कह रहा है, ऑडिट रिपोर्ट। अब सारी कहानी किसके ऊपर आती है, अब हमने सब कुछ ऊपर तो चेक कर लिया, अब आती है ऑडिट रिपोर्ट की कहानी। ऑडिट रिपोर्ट के अंदर तीन चीजें हो सकती हैं, क्या, इफ द यूज ऑफ द गोइंग कंसर्न बेसिस ऑफ द अकाउंटिंग इज इनएप्रोप्रिएट, कि जो मेरे गोइंग कंसर्न का जो बेसिस था अकाउंटिंग का वो मुझे इनएप्रोप्रिएट निकल के आया है, मुझे नहीं लग रहा कि भाई ये गोइंग कंसर्न लिखने वाली है। अगर आपको गोइंग कंसर्न इनएप्रोप्रिएट नजर आए तो आप क्या करेंगे, सीधा सीधा एडवर्स ओपिनियन देंगे। इसके अंदर कुछ नहीं करना होता, जहां पे भी आपको इनएप्रोप्रिएट मिलेगी गोइंग कंसर्न के ऊपर, आपको सीधा सीधा क्या करना है, आपको सिर्फ एडवर्स ओपिनियन देके आना है। इफ यूज ऑफ द गोइंग कंसर्न बेसिस ऑफ अकाउंटिंग इज एप्रोप्रिएट, अगर आपको लगता है एप्रोप्रिएट है, भाई इनएप्रोप्रिएट तो नहीं है, एप्रोप्रिएट है, बट मटेरियल अनसर्टेनिटी स्टिल एग्जिस्ट करती है, मटेरियल अनसर्टेनिटी एग्जिस्ट करती है, गोइंग कंसर्न एप्रोप्रिएट है, छोटे मोटा लग रहा है, अगर ऐसा कुछ आपको लग रहा है तो उस वाले केस में आपको पता है क्या करना है, आपको अनमॉडिफाइड ओपिनियन देना है और कुछ नहीं करना। यहाँ पे सिंपल कह रहा है, एडिक्वेट डिस्क्लोजर ऑफ मटेरियल अनसर्टेनिटी इज मेड इन द, अगर आपको लगता है कि हाँ भाई मटेरियल अनसर्टेनिटी एग्जिस्ट करती थी, यस करती थी, एडिक्वेट डिस्क्लोजर दिया गया, हाँ दिया गया, मतलब एमयू एग्जिस्ट, यस, एडिक्वेट डिस्क्लोजर, यस। अगर ऐसा है तो आप अनमॉडिफाइड ओपिनियन दे दीजिए, और अनमॉडिफाइड ओपिनियन देने के साथ आप मुर्ग पैराग्राफ इंट्रोड्यूस कर दीजिए। तो आप सिंपल सी कहानी क्या लेके जाएंगे, इसको मुर्ग पैराग्राफ में लेके जाएंगे। कहानी किसमें रहेगी, 700 में रहेगी, 700 से बाहर नहीं जा रही है। मटेरियल अनसर्टेनिटी एग्जिस्ट करी, आप लोगों ने डिस्क्लोज भी कर दिया, सामने से बता दिया कि हाँ भाई इसके अंदर हमें लग रहा है ये एक प्रॉब्लम लग रही है छोटी सी, अदरवाइज हम सब कुछ सही चल रहे हैं। अगर आप डिस्क्लोज करके चल रहे हैं कोई दिक्कत नहीं है, आप अनमॉडिफाइड ओपिनियन भी ले जाइए मुझसे, और मैं मुर्ग पैराग्राफ में इसके बारे में डाल दूंगा ताकि लोगों तक ये इन्फॉर्मेशन पहुंच जाए। ठीक है, क्योंकि मुझे क्या करना है, सिर्फ ये देखो वर्ड भी लिखा हुआ है, ड्रॉ द अटेंशन, मुझे सिर्फ अटेंशन लेके आनी है लोगों की कि हाँ भाई देखो एक मटेरियल अनसर्टेनिटी एग्जिस्ट जरूर करती है गोइंग कंसर्न के ऊपर, लेकिन इसे धंधा बंद नहीं हो रहा है, मिटिगेटिंग फैक्टर्स हैं मैनेजमेंट के पास, मैनेजमेंट सही चल रही है, ठीक कर लेगी, पर मुझे बताना पड़ेगा उसको, राइट। सो स्टेट दिस इवेंट और कंडीशन इंडिकेट, मुझे स्टेट करने पड़ेंगे वो इवेंट और कंडीशन जिसकी वजह से मुझे, मैंने आपको वो मैंने क्या करा है वो मुर्ग पैराग्राफ में मैं उसको लिखूंगा, ये मैंने वहां लिख दिया। अब आता है एडिक्वेट डिस्क्लोजर आपने नहीं दिया, अगर आपने एडिक्वेट डिस्क्लोजर नहीं दिया तो मुझे 700 से तो बाहर आना पड़ेगा, 700 से बाहर आऊंगा तो 705 में आ जाऊंगा। अब 705 में आ जाऊंगा तो डिपेंड करता है क्या, कि वो जो आपने जिस एरिया की बात आप कर रहे हो जिसकी वजह से वो जो भी मटेरियल अनसर्टेनिटी है, क्या वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट एज अ होल है, मतलब परवेजिव नेचर की है या नहीं है, परवेजिव नेचर की नहीं है सर, क्वालिफाइड परवेजिव नेचर की है सर, मटेरियल भी निकल गई, परवेजिव भी निकल गई, तो एडवर्स ओपिनियन दे दूंगा, सिंपल सी बात है, और बेसिस में उसका रीजन लिख दूंगा। ठीक है, और मुर्ग पैराग्राफ यहाँ पे नहीं दूंगा। आई होप आप लोगों को ये वाला चीज अब तो याद हो गई होगी मेरे से, क्योंकि इतना तो मैंने समझा दिया आप लोगों को। और मैनेजमेंट अनविलिंग टू मेक, मैनेजमेंट कहती है मैं करूंगी ही नहीं, मैं विलिंग ही नहीं हूं असेसमेंट करने के लिए। अगर आप असेसमेंट नहीं करेंगे तो फिर जो मुझे लगता है ऑडिटर को, ऑडिटर शेल कंसीडर द इंप्लीकेशंस ऑफ द ऑडिटर्स रिपोर्ट, ऑडिटर को क्या लगता है अगर मैनेजमेंट नहीं करके दे रही है तो ऑडिटर को क्या लगता है, कि ऑडिटर को लगता है कि यार इसका मटेरियल इंपैक्ट हो सकता है, लेकिन ऐसा मुझे कुछ नहीं मिला जो एडवर्स हो, जो बिल्कुल जो मतलब क्या करो जो परवेजिव हो, तो मैं क्या दे दूंगा, क्वालिफाइड ओपिनियन दे दूंगा। या फिर अगर मुझे लगता है नहीं भाई मुझे नहीं पता इसका क्या इंपैक्ट पड़ सकता है, तो मैं डिस्क्लेमर दे दूंगा। यहाँ पे एडवर्स ओपिनियन नहीं आता किसी भी केस में, ठीक है, क्योंकि आपको पता ही नहीं है कितना एडवर्स हो सकता है, तो आप क्या दीजिए, डिस्क्लेमर
डिस्क्लेमर दे दीजिए। या फिर अगर आपको लगता है नहीं हो सकता कुछ भी, उसी केस में आप क्वालिफाइड देंगे। अगर आपका क्वालिफाइड तक का रीजन है तो बढ़िया, नहीं है तो डिस्क्लेमर आएगा, एडवर्स यहाँ पे नहीं आएगा किसी भी सिचुएशन के अंदर। ठीक है, तो ये सिंपल से हमारे 3 एरियाज होते हैं जो हम रिपोर्ट के अंदर गोइंग कंसर्न को रिपोर्ट करते हैं। तो ये 3 बेसिस पे हमारी रिपोर्ट हो जाती है खत्म, और यहाँ पे हमारा स्टैंडर्ड भी हो जाता है खत्म। तो ये हमारा हो गया 450 भी, और सॉरी 570 भी कवर।